गांधी जी की सीरीज लेक्चर्स पर ये हमारा आखिरी वीडियो है। ठीक है, तो आप लोगों को बड़ा रिलैक्स सा मिलेगा कि गांधी जी अब खत्म हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि महात्मा गांधी की हमने जो पूरी आइडियोलॉजी पढ़ी, उनकी जो पूरी फिलॉसफी पढ़ी, गांधीज्म पढ़ा, उन्होंने उन सिद्धांतों का प्रयोग करके, और गांधी जी के जो सिद्धांत थे वो कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं थे, कोई पॉलिटिकल मैसेज गांधी जी के उसमें नहीं है, वो एक ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह माने एक मोरल फिलॉसफी है गांधी की। तो गांधी ने इन मोरल फिलॉसफीज का उपयोग करके कैसे भारत को ब्रिटिश सरकार से आजादी दिलवाई। वो ब्रिटिश सरकार जिनके 50 से अधिक देशों को जिन्होंने गुलाम बनाया था, एक पूरा एम्पायर था जिसको ब्रिटिश एम्पायर कहते थे, और जिसके पास सभी प्रकार के साधन थे, तकनीक था, हथियार थे, सेना थी, पैसे थे। ठीक है, ये तमाम एक बड़ी शक्ति थी कुल मिलाकर के ब्रिटेन। और इस बड़ी शक्ति से जो दुनिया भर को में कई देशों को गुलाम बनाया था और कोई लोहा नहीं ले पा रहा था, गांधी जी ने कैसे बिना अस्त्र शस्त्र, बिना हथियार के, बिना किसी रिसोर्सेस के, अपने मोरल प्रिंसिपल के माध्यम से कैसे भारत को न केवल आजादी दिलाई बल्कि दुनिया के और देशों को भी एक संदेश दिया कि आप इन जो नेग्लिजिबल समझने वाले हथियारों से आप कैसे अपने सामने वाले शत्रु को परास्त कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी हथियार लिए, सत्य से, अहिंसा से, सत्याग्रह से। तो हमें यहीं पर यही देखना है, हाउ गांधी यूज्ड हिज आइडियाज इनटू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी ने अपने उन मोरल प्रिंसिपल को, जो कि कोई पावर नहीं है, कोई एक प्रकार से किसी शक्ति का प्रतिरोध करने का साधन नहीं है, लेकिन फिर भी गांधी ने एक बहुत बड़ी शक्ति को परास्त किया और कैसे भारत को आजादी दिलाई, हम लोग देखते हैं। गांधी यूज्ड हिज आइडियोलॉजीज ऑफ अहिंसा, सत्याग्रह एक्सेट्रा टू मास मोबिलाइजेशन। सबसे पहली बात तो यह है कि गांधी जी ने अपने उन मोरल प्रिंसिपल्स का उपयोग जनता को इकट्ठा करने में किया, और जनता को इकट्ठा करके उन्होंने अपने सिद्धांतों का कैसे प्रयोग किया हम लोग देखेंगे। बिकॉज हिज प्रिंसिपल वर, गांधी जी के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को लोग मानते हुए और एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में जनता ने पार्टिसिपेट किया गांधी जी के कहने पर। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उनके सिद्धांतों में कुछ बातें शामिल थी, जैसे सुटेबल टू पीपल्स पार्टिसिपेशन। गांधी जी के जो सिद्धांत थे वो लोगों को आमंत्रित करता था कि आए और गांधी जी के आंदोलन में भाग लें। कारण वो लोगों के लिए सुटेबल था। सुटेबल क्यों था? क्योंकि उसमें मारकाट नहीं थी, उसमें ना हमें किसी को मारना है, न हिंसा करनी है, न चोरी करनी है, न बस जलानी है, न पटरी उखाड़नी है। ठीक है, तो इसलिए ये लोगों के जो एक नेचुरल स्वभाव है उस स्वभाव से मैच करता था। इसलिए गांधी जी के बात को लोग मानते थे और जन आंदोलन के रूप में एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती थी। दूसरा, महिलाओं के लिए सुटेबल था। महिला का नेचर ये होता है लव, कंपैशन, सैक्रिफाइस, और ये सारे गांधी जी के आंदोलन के चरित्र थे। इसलिए महिलाओं ने भी, और पहली बार महात्मा गांधी ने महिलाओं को पार्टिसिपेट करवाया भारत में, तो महिला भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ली क्योंकि वो महिलाओं के नेचर को सूट करता था। टू एस्टैब्लिश साइकोलॉजिकल इक्वालिटी विद ब्रिटिश एम्पायर, गांधी ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से लोगों को यह बताया कि अगर उनके पास हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, पैसा है, साधन है, तो हमारे पास भी अहिंसा का, सत्य का, इस देश को आजाद कराने का, राष्ट्रवाद का, हमारे पास धर्म का, ये बड़े बड़े हथियार हैं और हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। यानी हम एक प्रकार से अंग्रेजों के बराबर शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके पास दूसरे प्रकार का हथियार है, हमारे पास दूसरे प्रकार का हथियार है। और गांधी ने जब 17, 18, 19 में 3 लगातार भारत में आंदोलन किए तो लोगों ने गांधी जी के इन सिद्धांतों को मानना शुरू किया। द पीसफुल मेथड ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अट्रैक्टिव फॉर कॉमन पीपल। शांतिपूर्वक धरना करना, हड़ताल करना, आंदोलन करना, ये उन लोगों के लिए खास करके ज्यादा अट्रैक्टिव था जो लोग देश की आजादी के लिए कुछ करना चाहते थे लेकिन मारकाट, हिंसा से दूर रहना चाहते थे। वो सारे लोगों को गांधी के सिद्धांतों ने रास्ता दिखाया। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज वाज वेग, यानी गांधी जी ने जो स्वराज की संकल्पना थी वो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए हर व्यक्ति स्वराज का मतलब अपने अपने अर्थ में निकाल रहा था। यह भी एक फायदा का सौदा हुआ। दलित लोग समझते थे स्वराज का मतलब हमारे साथ जो छुआछूत का व्यवहार हो रहा है उसका खत्म हो जाना। महिलाएं समझती थी हमारा जो शोषण हो रहा है उसका खत्म हो जाना।
कृषक और मजदूर वर्ग सोचते थे कि हमारे ऊपर जो कर का बोझ है उसका खत्म हो जाना। तो हर आदमी स्वराज का अपने अपने ढंग से अर्थ निकालता था और वास्तव में गांधी के स्वराज में वो सारे अर्थ शामिल थे, लेकिन एक सुपरिभाषित अर्थ नहीं था स्वराज का। इसलिए भी लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ती थी, क्योंकि गांधी के स्वराज की फिलॉसफी में सबको अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था। क्लास कोलैबोरेशन, गांधी ने अपने आंदोलन में सभी वर्ग धर्म समाज के लोगों को इकट्ठा लाने की कोशिश की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम या ऊंची जात का नीची जात वाला इस प्रकार से क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं की, उन्होंने क्लास कोलैबोरेशन की बात किया। सभी लोग मिलकर के राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, अटैक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन, खास करके भारत के वे लोग जो तकनीक में काफी पिछड़े हुए थे, जो उन्नति में, प्रोग्रेस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में पिछड़े हुए थे। जब गांधी जी ने आधुनिकता की आलोचना की तो उनको गांधी की बातों में एक रास्ता दिखाई दिया, एक आशा दिखाई दिया, और वे सारे लोग जो पिछड़े हुए अपने आप को महसूस करते थे वो गांधी जी के आंदोलन में आकर के शामिल हुए। तो पश्चिमीकरण की और आधुनिकता की बुराई करने से भी, आलोचना करने से भी गांधी के आंदोलन में काफी लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। टू बियर अ कॉमन मैन ड्रेस, गांधी का खुद सिद्धांत था जितनी आवश्यकता उससे अधिक नहीं, आवश्यकता से अधिक अगर आपके पास है तो वो चोरी है। तो गांधी जी खुद कॉमन आदमी के ड्रेस में रहते थे, सूट बूट टाई, ठीक है, लेदर का जूता, ये तमाम ड्रेस में नहीं रहते थे, आम आदमी के ड्रेस में गांधी जी रहते थे। एक संत की प्रकृति का गांधी जी ने अपने आप को ना केवल पहनावा ओढ़ावा से, रीति रिवाज से, चाल चलन से, सबसे उन्होंने अपने आप को एक आम आदमी की तरह बना लिया। इसलिए आम आदमी की निष्ठा गांधी जी पर ज्यादा थी। टू यूज कॉमन पीपल लैंग्वेज, इनसे अंग्रेजी भी आती थी और भी एक दो भाषाएं आती थी, गुजराती भी आती थी, हिंदी भी आती थी, थोड़ी मोड़ी संस्कृत, लेकिन ये जिस इलाके पे जाते थे वहां के कॉमन आदमी के साथ उन्हीं की भाषा में बात संवाद करते थे। इससे लोगों को यह लगा कि हमारे बीच का व्यक्ति है, हमारी बात समझ सकता है, अपनी बात समझा सकता है। टू एडॉप्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ कॉमन पीपल, इसी लिखा है कॉमन पीपल, ठीक है, आम लोगों की लाइफ स्टाइल को गांधी जी ने धारण किया। झोपड़ी में रहते थे, साधारण वस्त्र पहनते थे, साधारण भोजन करते थे, आम आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो लोगों को अपना सच्चा लीडर गांधी जी में दिखाई देता था। टू लिंक लैक्स ऑफ विलेजेस टू इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिक्स थ्रू कंस्ट्रक्टिव विलेज वर्क्स, गांधी जी के ग्राम स्वराज का जो विषय था वो खुद ग्राम था, ग्रामीण क्षेत्र थे। इसके पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, गांधी के आने के पहले, वो शहरी क्षेत्र के पढ़े लिखे लोगों के बीच का एक संगठन था, आम आदमी का संगठन नहीं था। गांधी ने कांग्रेस को आम आदमी का संगठन बना दिया। गांव-गांव से लोग आने लगे क्योंकि उनको एक आशा दिखाई देने लगी कि गांधी ग्राम स्वराज की बात करते हैं, पुरानी पद्धति को वापस लाने की बात करते हैं। ये तमाम बातें गांव के लोगों को प्रभावित करती थी, इसलिए लाखों लाखों गांव को, जो कि 7 लाख गांव थे उस समय, उनको गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया और भारत में जो गांधीवादी सिद्धांत थे वो गांव-गांव तक फैल गए। ठीक है, गांधी एक बहुत जाने माने नेता हो गए और उसी की कमाई कांग्रेस आज तक खाती है। ठीक है ना, गांधी का नाम इसीलिए, कांग्रेस ही नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी गांधी का नाम यूज करते हैं, क्योंकि दुनिया का आज ऐसा कोई कोना नहीं है जहां गांधी को न जानते हैं। ठीक है, टू लिंक लैक्स ऑफ अनटचेबल्स टू आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसके पहले कोई पढ़े लिखे टाइप के लोग भाग लेते थे, ये अछूत टाइप के लोग, दलित टाइप के लोग, कमजोर वर्ग के लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। गांधी जी भीड़ की महत्ता जानते थे, जनता की शक्ति को पहचानते थे, इसलिए गांधी जी ने अपने आंदोलन में सबको जोड़ा। यहां तक कि ऐसे कार्यक्रमों को गांधी ने आजादी के साथ जोड़ दिया। कुछ लोगों को लगा अछूतों का उद्धार करने से, अछूतों को मंदिर में घुसने देने से, महिलाओं का उद्धार करने से, गरीबों का उद्धार करने से इससे क्या आजादी मिलेगी, लेकिन गांधी जी जानते थे कि यही जनता हमें आजादी दिलाएगी। तो अछूतों को भी गांधी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा। उससे अछूतों को एक भावना तो उनकी ये आ गई कि अब देश से छूआछूत मिट जाएगा, क्योंकि हम आंदोलन में कई लोगों के साथ मिलकर के हम आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अछूतों को भी गांधी ने अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के कार्यक्रम में शामिल किया। रोल ऑफ ह्यूमंस, गांधी जी के बारे में और गांधी जी के आंदोलन और उनकी जो फिलॉसफी है उसके बारे में स्पष्टता किसी को नहीं थी, आज तक नहीं है, तो उस समय की तो बात छोड़िए। तो र्यूमर्स थी गांधी को लेकर, किसी के लिए गांधी एक संत थे, किसी के लिए गांधी एक बुद्धिजीवी प्राणी थे,
किसी के लिए गांधी एक महामानव थे, और ये तमाम प्रकार के र्यूमर्स, कुछ लोग कहते थे गांधी को जादू आता है, ठीक है। तो कई प्रकार की जो धारणाएं गांधी के बारे में थी, तो वो लोगों को गांधी का एक प्रकार से भक्त बनाने के लिए प्रेरित करते थे, ठीक है। तो ये र्यूमर्स ने भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, और कई बार लोग अपने प्रकार से, अपने तरीके से आंदोलन करते थे और बोलते थे ये गांधी के कहने पर हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें। टू ब्रिज द गैप बिटवीन मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास थ्रू रेजिंग द इशू लाइक सॉल्ट्स, गांधी अपने आंदोलन में ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को उठाते थे जिससे सबका जुड़ाव हो। जैसे 1930 में जब गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसको दांडी मार्च किया, नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने मुद्दा क्या बनाया? नमक को लेकर आंदोलन करना। और नमक एक ऐसा विषय है जो हायर क्लास के लोग से जिसका वास्ता है, मिडिल क्लास के लोग से जिसका वास्ता है, लोअर क्लास के लोग से, हिंदू से, मुसलमान से, नमक का कोई धर्म नहीं है, नमक के साथ सबका जुड़ाव है। तो अपने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ऐसे छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर के आंदोलन करते थे जिसके साथ या जिस मुद्दे के साथ सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग जुड़ सके। टू एस्टैब्लिश अ ग्रुप ऑफ सपोर्टिव लीडरशिप एट रीजनल स्केल, अब धीरे धीरे गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले गांधी के बहुत सारे फॉलोअर्स हो चुके थे, और गांधी ने अपने ऐसे सपोर्टर्स लोगों का एक ग्रुप बना रखा था और उनको गांव-गांव में स्थापित कर रखा था, जो गांधी के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाते थे, समझाते थे। पुट अ कंट्रोल ओवर मास मूवमेंट, गांधी जी की एक बहुत बड़ी कला ये थी कि गांधी जी की एक आवाज में पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हो जाता था और उनकी एक आवाज में पूरा आंदोलन बंद हो जाता था। यानी ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने एक बार आंदोलन शुरू कर दिया, फिर वो अपने हिसाब से दिग्भ्रमित हो गया, रास्ता भटक गया और आंदोलन अल्टीमेटली असफल हो गया। ऐसा केवल एक बार हुआ था असहयोग आंदोलन में, लेकिन उसमें भी गांधी जी का कंट्रोल दिखाई देता है कि गांधी ने कहा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू करेंगे, लेकिन चौरी की घटना 1921 में जब हुई तो गांधी ने एक आवाज दिया कि आंदोलन वापस लेते, और आंदोलन वापस हो गया। तो जो जनता का आंदोलन गांधी जी करवाते थे उसमें गांधी जी का पूरा कंट्रोल होता था, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मॉडल ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, गांधी जी एक ऐसी राजनीति लेकर के आए सामने जिससे ना तो ब्रिटिश सरकार परिचित थी, ना भारत के लोग परिचित थे। इसके पहले राजनीति का मतलब होता था शक्ति, ताकत। गांधी ने कहा कि राजनीति का मतलब है धर्म, और लोगों को राजनीति के नए मायने समझाए, नए अर्थ समझाए। और जब लोगों को पता चला कि अच्छा, राजनीति का मतलब आध्यात्मिक शुद्धता भी है, आत्मा की शुद्धता भी है, मोक्ष प्राप्त करना भी है, ये तमाम चीजें, तो ज्यादातर से ज्यादा लोग गांधी के आंदोलन से जुड़ते चले गए। चेंज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, इन्होंने आजादी का मतलब ही बदल दिया। लोग समझते थे कि बस अंग्रेजों से हमें छुट्टी मिल जाए वही हमारे लिए आजादी है। गांधी ने कहा कि सबसे पहले आजादी का क्या मतलब है, मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। तो गांधी जी ने आजादी का एक नया मतलब लोगों के सामने ला करके रखा। गांधीज्म अ पावरफुल टूल टू द हैंड ऑफ एक्सप्लॉइटेड पीपल, तब भी और आज भी गांधीवाद खास करके जो दलित, शोषित और दबे कुचले तबके के जो लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, उनके हाथ में गांधीवाद एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में आज काम कर रहा है। और प्रैक्टिकबिलिटी, सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी ने जिन सिद्धांतों को दिया वो सुनने में आध्यात्मिक या धार्मिक सिद्धांत लगते थे, लेकिन कैसे उन सिद्धांतों को गांधी जी ने अपने खुद के जीवन में उतार करके लोगों को दिखाया, इससे गांधी के सिद्धांतों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी और लोगों को यह विश्वास होने लगा कि इन सिद्धांतों को, जिनको शुरू में कहा जाता था ये दकियानुसी सिद्धांत है, ये धार्मिक सिद्धांत है, तुम तो एक संत आदमी हो, तुम आजादी क्या दिलाओगे। लेकिन जब गांधी के का चमत्कार लोगों ने देखा तो फिर गांधी के लोग फॉलोवर्स बढ़ते गए और गांधी एक सर्वमान्य नेता भारत में हुए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 20 पॉइंट्स हैं जिससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि गांधी जी ने कैसे इन सिद्धांतों को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा। ठीक है, गांधी इन डिफरेंट अप्रोचेस, किसी भी विषय या किसी भी विचारधारा को पढ़ने के लिए राजनीति विज्ञान में अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। ठीक है, लिबरल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, सबअल्टर्न अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच, ऐसे कई अप्रोच होते हैं। तो गांधी जी को हम लोग 4 अप्रोच में देखेंगे। पहली अप्रोच है इंपीरियलिस्टिक अप्रोच, यानी वे पॉलिटिकल थिंकर जो साम्राज्यवाद का समर्थन करते हैं, साम्राज्यवादी हैं, वो गांधी को किस नजरिए से देखते हैं। उनकी दृष्टि में गांधी एक अपॉर्चुनिस्ट लीडर थे, यानी इंपीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से गांधी वाज एन अपॉर्चुनिस्टिक लीडर। तो साम्राज्यवादी विचारक गांधी को एक अवसरवादी नेता के रूप में देखते हैं। उसका कारण यह है
कि जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को अपना काम बनाना था तो उन्होंने इंपेरियलिज्म का समर्थन किया, ठीक है। बोर युद्ध में स्ट्रेच बीयर का एक ग्रुप बनाया था गांधी जो अंग्रेजों की मदद करते थे। तो ऐसे कुल मिलाकर के, लेकिन जब वो भारत आए तो साम्राज्यवाद को दोष देने लगे। इसलिए साम्राज्यवादी कहते हैं कि गांधी एक अवसरवादी नेता थे, ना वो जो संत थे, ना वो राजनीतिज्ञ थे, ना वो नेता थे। इस प्रकार से बात वो करते हैं। मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादियों की दृष्टि में गांधी कौन है? अ बर्गुइज पॉलिटिशियन, बुर्जुआ वर्ग का राजनेता है जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, कैपिटलिज्म को प्रोटेक्ट करता है। ये उनका दृष्टिकोण है। नेशनलिस्ट थिंकर्स का क्या अप्रोच है? अ सेंट टर्न पॉलिटिशियन, एक संत जो राजनेता बन गया, ये उनका दृष्टिकोण है। सबाल्टर्न माने शोषित वर्ग के जो चिंतक है, दलित वर्ग के चिंतक है। भारत में बी आर अम्बेडकर को सबाल्टर्न थिंकर कहा जाता है, ठीक है। उपाश्रित वर्ग सबाल्टर्न वर्ग का मतलब होता है। तो इस प्रकार के जो थिंकर हैं वो मानते हैं कि गांधी कंट्रोल ओवर पॉपुलर मूवमेंट, जो जन आंदोलन भारत में होते थे उन पर नियंत्रण रखने वाला एक लीडर था गांधी। तो इस प्रकार से चार अलग अलग विचारधाराओं में गांधी को चार अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस आइडियोलॉजी के हैं, जिस आइडियोलॉजी से हमारा मैच होगा, जो थिंकर्स होते हैं वो उसी आइडियोलॉजी के साथ गांधी का विश्लेषण करते हैं। हमें इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्रिटिसिज्म में मैंने ये चारों बातें लिख भी दी है, ठीक है। अब कुछ नोट हम लोग देखते हैं, जगह बचा हुआ है। फ्राइडे, शुक्रवार, गांधी जी के जीवन में दो तीन बार ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं शुक्रवार को हुई। तो शुक्रवार कुछ महत्वपूर्ण गांधी के लिए है। एक तो शुक्रवार को जन्म हुआ गांधी जी का, उनकी मृत्यु भी हुई, असैसिनेशन हुआ शुक्रवार को, और इंडिया को आजादी भी शुक्रवार को मिली। तो गांधी जी के साथ शुक्रवार का ये तीन महत्वपूर्ण नाता। गांधी एस्टैब्लिश्ड 3 फुटबॉल क्लब्स इन साउथ अफ्रीका कॉल्ड पैसिव रजिस्टर्स। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने 3 फुटबॉल क्लबों की स्थापना की थी, और इन फुटबॉल क्लबों को नाम दिया गया था पैसिव रेसिस्टर्स, यानी निष्क्रिय विरोध करने वाले, ठीक, ये नाम दिया था उनके क्लब का। ग्रेट ब्रिटेन रिलीज्ड अ स्टॉम्प ऑनरिंग हिम इन 1969, यानी गांधी जी की मृत्यु के लगभग 20-21 साल बाद गांधी जी को सम्मानित करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था गांधी जी पर। तो गांधी जी ऐसे महान शख्सियत हैं कि उनके शत्रु भी विवश हो जाते हैं उनका सम्मान करने के लिए। गांधी फ्यूनरल प्रोसेशन वाज 8 किलोमीटर लॉन्ग। गांधी की मृत्यु में जब जन सैलाब उमड़ा था तो पूरी रैली जो निकली हुई थी वो 8 किलोमीटर लंबी चली थी। गांधी स्पोक इंग्लिश लाइक इन आयरिश में, अंग्रेजी बोलने के 3 बड़े बड़े तरीके हैं और 4 बड़े बड़े तरीके कह देते हैं। पहला तो ब्रिटिश तरीका है, वो टोन ही अलग हो जाती है। जो ब्रिटेन के लोग अंग्रेजी बोलते हैं उनकी टोन अलग है, एक अमेरिकन लोग जो बोलते हैं उनकी टोन अलग है, एक आयरलैंड के लोग जो बोलते हैं उनकी टोन अलग है, और एक जो भारत के लोग बोलते हैं। तो गांधी जी ब्रिटिश टोन में नहीं बोलते थे, उनकी जो अंग्रेजी बोलने की टोन थी वो आयरलैंड के टोन से, माने आयरिश टोन मिलती थी अंग्रेजी से, ठीक है। क्योंकि उनके जो शिक्षक थे जब ये लंदन पढ़ने गए थे तो जिस शिक्षक से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे वो आयरलैंड के थे और वो उसी टाइप से अंग्रेजी बोलते थे, ठीक है। फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट फॉर द यूएसए इन 1931, गांधी जी ने पहला रेडियो ब्रॉडकास्टिंग अमेरिका को संबोधन में किया था 1931 में। अमेरिका से किया था नहीं, किया भारत से था, लेकिन किसको एड्रेस किया था उन्होंने? अमेरिका को कुछ मैसेज दिया था, ठीक है। His autobiography was declared as 100 most important spiritual books of the 20th century. गांधी जी की जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये जो है इसको दुनिया के 100 सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक किताबों की सूची में शामिल किया गया है 20वीं सदी के दौरान, ठीक है। गांधी was given a full dress while touring मदुरई in 1921. गांधी जी ने कब से अपना सूट बूट त्याग करके और एक ही धोती को पहनते थे और उसी को लपेटते थे, यानी पूरा कपड़ा पहनना छोड़ दिया था गांधी जी ने 1921 में। जब वो मदुरई तमिलनाडु की यात्रा में गए थे तो वहां पर देखा कि ज्यादातर लोग एक ही कपड़ा को पहनते हैं, उसी को लपेटते हैं। वहीं से गांधी जी का विचार परिवर्तन हुआ और वो इस प्रकार का वस्त्र धारण करने लगे, ठीक है। अब फिर जगह थोड़ा सा बचा हुआ है तो कुछ गांधी जी के कथन हम लोग जो और छूट गए एक दो हम वो देख लेते हैं। माई लाइफ इज माई मैसेज, गांधी जी कहते हैं, उनका कोटेशन है कि मेरा मैसेज, मेरा पूरा जीवन ही मेरा मैसेज है, ठीक है। तो अगर मेरे मैसेज को समझना है तो मेरे जीवन को समझिए। हर व्यक्ति का जो होता है, गांधी जी का ही नहीं, हाँ, हर व्यक्ति का जो एक जीवन होता है वो अपने आप में कुछ मैसेज कंटेंट किए होता है, क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेकर के आता है। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट बिजनेस, माने हम हर काम ईमानदारी के साथ करें
धंधा करें, बिजनेस करें, पढ़ाई करें, टीचिंग करें, ठीक है, कोई भी काम करें, ये देखने में मुश्किल लगता है कि हम उसमें ईमानदार नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन असंभव नहीं है, हम ईमानदारी अपने जीवन के हर क्षेत्र में ला सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट गांधी जी का है, इन अ जेंटल वे यू कैन सेव द वर्ल्ड। आसान तरीके से, साधारण तरीकों से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, ठीक है, यानी उन तरीकों को जिनको आदमी कुछ मानता ही नहीं। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ये क्या है? कोई तरीका है? तरीका तो होता है एटम बम, तो फलाना ठिकाना। तो गांधी जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, आप आसान से आसान और साधारण से साधारण तरीकों से भी पूरी दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। What we are doing for the forests of the world is but a mirror reflection what we are doing to ourselves and to one another। गांधी जी आप पर्यावरणवादी हैं और पर्यावरण पर कहीं कहीं ये कोटेशन आप लगा सकते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो दुनिया भर के जंगलों के लिए, पर्यावरण के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, वास्तव में वो हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, हम जंगलों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जंगल जो कुछ देता है वो हमें ही देता है, ठीक है। देयर इज नो गॉड हायर देन द ट्रूथ। गांधी जी कहते हैं सत्य से बड़ा ईश्वर कोई भी नहीं है, ठीक है, सत्य ही सबसे बड़ा ईश्वर है, और सत्य की आराधना, सत्य की पूजा, सत्य की मान्यता हर धर्म में, हर संप्रदाय में और दुनिया के हर कोने में की जाती है। तो सत्य ही एक यूनिवर्सल गॉड है। तो अगर आपको ईश्वर को पूजना है तो आप सत्य को पूजिए। इसी के साथ गांधी की पूरी फिलॉसफी यहाँ पर खत्म होती है। कुछ और गांधी जी के बारे में हम लोग जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनकी गांधीज्म वाली जो फिलॉसफी तो कंप्लीट हो गई। अब गांधी ने भारत में कौन कौन से आंदोलन किए, वो तमाम चीजें हम लोग जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसी के साथ गांधी बात समाप्त हो चुका। यहाँ पर आप नोट्स बनाइए और मुझे आशा है कि इन 20-21 जो सीरीज है हमारी गांधी जी के लेक्चर पर, गांधीज्म के लेक्चर पर, उससे आपने गांधी को एक वाइड पर्सपेक्टिव में देखा होगा, समझा होगा, और उनके महत्व को आपने समझते हुए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे गांधीज्म को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आप नोट्स बनाते रहिए, चीजों को समझते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।